नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, यानी राउंड अप, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। पहली खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर संसद मानसून सत्र के दूसरे दिन भी बवाल हुआ और जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। तीसरी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। और चौथी बड़ी खबर, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुणेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। और दिन की पांचवी बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का उपचुनाव में कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड, यह आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन खबरों को विस्तार से आपको हम बताते हैं। पहली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर संसद का मॉनसून सत्र आज दूसरा दिन रहा और बवाल हुआ जमकर। कल की तरह विपक्षी दलों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना देश को शर्मसार करने वाली है और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं विपक्ष ये मांग कर रहा है कि नियम 267 के तहत प्रधानमंत्री मोदी सदन में मणिपुर हिंसा पर जवाब दें। राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। मणिपुर का मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत गर्मा भी चुका है। इसका चुनावी मुद्दा बनना तय है। 2024 के चुनाव के दौरान राज्य के हालात को लेकर विपक्ष केंद्र को घेरने का काम करेगा। इसलिए अभी इस मुद्दे पर इतना हंगामा हो रहा है ताकि जनता के बीच यह संदेश पहुंचाया जा सके कि केंद्र सरकार किस तरह मणिपुर में फेल हुई है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आप अड़ंगा डाल रहे हैं। विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है, वो सदन में चर्चा चाहते नहीं है, इसलिए हंगामा हो रहा है। और नतीजा क्या है, जो आपका और हमारा जनता का पैसा है, करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर हम जो चुकाते हैं, जिससे सदन की कार्रवाई चलती है, वो स्थगित होते हुए हमें नजर आ रही है। 2 दिन बीत चुका है, अब देखते हैं सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या होगा, रहेगी इस पर नजर। आगे बढ़ते हैं, दिन की दूसरी बड़ी खबर, चुनावी मौसम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चुनावी रैली की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरने का काम किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिवराज सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, तो अब चुनाव से पहले योजनाओं का ऐलान करने से कोई फायदा नहीं, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से हमला बोला राज्य सरकार पर और इसका पलटवार किस तरह से किया शिवराज सिंह चौहान ने, दोनों का बयान सुनवा देते हैं आपको। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे,
हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिन की तीसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने की अटकलें तेज हो रही हैं। जेडीयू के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पटेल के मुताबिक पार्टी की प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार से यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नीतीश के चुनाव लड़ने के लिए अंबेडकर नगर और फूलपुर के साथ कुछ और सीटों का नाम सुझाया गया है। संगठन का मानना है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल सियासी गलिवारों में हमेशा इस बात की चर्चा रहती है कि जब तक किसी राजनेता का संबंध उत्तर प्रदेश से ना हो उसका प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता। 2014 के वक्त इसलिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी से भी लड़वाया था और अब जेडीयू का एक धड़ा मानता है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और सरकार बनाने का माहौल बना तो नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी खबर, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत करता पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होनी है। मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है और इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है, यानी अयोग्य ठहराए गए। यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे और वो सुप्रीम कोर्ट से ही अब कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को उम्मीद है। अगर यहां से झटका लगता है तो यानी कि उनके लिए सभी दरवाजे बंद। दलील हुई, आज कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और पिटिशनर की ओर से यह आर्ग्यूमेंट थी कि उनकी जो सदस्यता है वो 111 या 120 दिन से वो ये हैज ऑलरेडी सफर्ड, उनकी सदस्यता आज नहीं है, इसके लिए उनको जल्दी है, इंटरिम रिलीफ चाहिए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट हैज ऑलरेडी इश्यूड द नोटिस एंड सेड दैट वी मे फाइल द रिप्लाई विद इन 10 days एंड सुनवाई 4 अगस्त को रखी हुई है। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से वायनाड सीट खाली है, जिस पर कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि वायनाड सीट पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन पुर्णेश मोदी के आरोप की वजह से राहुल गांधी उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अभी वायनाड चुनाव को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में। नियम के मुताबिक अगर कोई सीट 6 महीने तक खाली रहती है तो उस पर चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन क्योंकि राहुल ने अपनी बात को लेकर कोर्ट का रुख किया है तो इस पर चुनाव आयोग अभी इंतजार में है। आगे बढ़ते हैं और दिन की 5वीं बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा साबित नहीं हुआ। दरअसल सुनक को उपचुनाव की 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि 1 सीट बचाने में कामयाब रहे। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने कैबिनेट में फेरबदल भी कर सकते हैं। उपचुनाव को कई मामलों में सुनक के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। गुरुवार को 3 सीटों पर हुए उपचुनाव को सुनक के रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश किया गया था। कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में इस उपचुनाव से सुनक की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहें आज तक। बहुत नमस्कार आप सभी को।